ओके। वेल मित्रों, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। तो आज के सेशन में जितने भी इलस्ट्रेशन थे रिकन्सिलेशन के चलते सब मैंने कंप्लीट करवा दिए। और अपने को बहुत सारे कॉस्टिंग सिस्टम वाले भी कॉन्सेप्ट लग रहे थे तो उसको भी रिवाइज करवा दिया। और कॉन्सेप्ट थोड़ा मैंने ज़्यादा ही रिवाइज करवा दिया, एक आध बार, एक पहली बार तो करवा ही दिया और लास्ट में भी थोड़ा करवा दिया, इसीलिए थोड़ा सेशन लंबा हो गया। तो कोई बात नहीं, अपने चलते हैं अभी फटाफट। जितने भी इलस्ट्रेशन है देख लो आप और उसको प्रैक्टिस कर लो। तो ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट बता के आगे बढ़ना था। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद अपने इलस्ट्रेशन पे आगे बढ़ते हैं। तो अपने जब चैप्टर शुरू किए थे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम, तब मैंने आपको बोला था इसमें दो टाइप के अपने सवाल होंगे, दो पार्ट होंगे ये चैप्टर के। पहला होगा इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम वाला, याद है? और दूसरा पार्ट है रिकन्सिलेशन का। तो पहला वाला पार्ट तो अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जो इलस्ट्रेशन जितने भी थे इसके ख़त्म कर चुके हैं, मगर रिकन्सिलेशन वाला अपना बाकी है। अभी पहले रिकन्सिलेशन होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, अपने पास दो तरह के स्टेटमेंट रहते हैं, ध्यान से देखना। ये रिकन्सिलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद ऑन पेपर कैसे काम करना है वो भी देख लेंगे। रिकन्सिलेशन में अपने पास दो स्टेटमेंट रहता है, एक है पीएनएल और दूसरा है कॉस्ट शीट। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि पीएनएल अपने अकाउंटिंग से करता है और कॉस्ट शीट अपने कॉस्टिंग से करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस होना जाहिर सी बात है, क्योंकि पीएनएल में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट रहते हैं जो कि कॉस्ट शीट में नहीं आते। ठीक है, ऐसे पीएनएल में बहुत सारे, जैसे कि बेड डेब्ट वगैरह, अपना बहुत सारे खर्चे हुए, जैसे कि अपना गुडविल रिटर्न ऑफ, या फिर बहुत सारे ऐसे। और कॉस्ट शीट में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहता है जो पीएनएल में नहीं रहता, जैसे कि अपना अंडर एंड ओवर रिकवरी वगैरह वगैरह। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंडर एंड ओवर रिकवरी का। तो अंडर एंड ओवर रिकवरी जैसे बहुत सारे एलिमेंट रहते हैं, कॉस्ट शीट में तो हालांकि कम है, मगर पीएनएल में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं जो एक दूसरे में नहीं आते। तो इन दोनों में डिफरेंस आने का, यानी प्रॉफिट हो लॉस हो, इसमें डिफरेंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस में जो डिफरेंस आएगा वो ऐसा नहीं कि गलत है, आ सकता है, नॉर्मल सी बात है। अगर ये दोनों एलिमेंट कॉस्ट शीट में नहीं है तो कैसे इफेक्ट आएगा? अगर अंडर एंड ओवर रिकवरी पीएनएल में नहीं है तो कैसे अपने इफेक्ट देंगे पीएनएल में? तो सीधी सी बात है, इन दोनों के डिफरेंस आएगा। यानी इधर अगर 2,80,000 आ रहा है तो इधर 2,30,000 आ सकता है कॉस्ट शीट में। ठीक है, मगर अपने को रिकंसाइल इसका करना है कि 2,80,000 और 2,30,000 के बीच जितने भी डिफरेंस है वो सर्टिफाइड रीजन्स के वजह से ही है ना। सर्टिफाइड रीजन्स मतलब इन सब के रीजन्स, यानी बेड डेब्ट, गुडविल, जो जो अपना नहीं आ रहा है कॉस्ट शीट में या पीएनएल में, उन सब रीजन्स के वजह से ही है ना। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको सुधारो। रिकन्सिलेशन का मतलब यही है कि जो ये जितने भी डिफरेंस है वो सब सर्टिफाइड रीजन्स के वजह से है कि नहीं। अभी ये अपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, अभी चलते हैं ये ऑन पेपर कैसे काम होता है। देखो, इधर कर देते हैं। अपने को ये चैप्टर में 3 तरह के सवाल देखने के लिए मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में अपने को सिर्फ वो रिकन्सिलेशन बनाने के लिए देगा, और इसके पास क्या क्या अपने सवाल में क्या क्या होगा? पीएनएल होगा, कॉस्ट शीट, अपना कॉस्ट शीट का हो जाएगा, और छोटे मोटे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी अपने को दिया रहेगा एडजस्टमेंट, वो करना रहेगा। ठीक है, इन सबको देख के अपने को रिकन्साइल करना है। दूसरे में क्या होगा? वो अपने को पीएनएल दे देगा और कुछ कॉस्ट शीट बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन दे देगा। तो अपने को पहले कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा, उसके बाद पीएनएल और कॉस्ट शीट को रिकन्साइल करना पड़ेगा, ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे सवाल में हमको बस वो छोटे मोटे 2-3 इंस्ट्रक्शन दे देंगे, उसके बाद अपने को पीएनएल भी बनाना पड़ेगा, अपने को कॉस्ट शीट भी बनाना पड़ेगा, और इन दोनों से अपने को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ। मेरे को ऑन पेपर कैसे काम करना है, कैसे कैसे सवाल आएंगे ये भी बता दिया, और रिकन्सिलेशन क्या होता है ये भी बता दिया। तो अपने चलते हैं अभी इलस्ट्रेशन की तरफ, और इलस्ट्रेशन फटाफट खत्म करते हैं यार, बहुत लेट हो चुका है। तो अभी इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन से जाने से पहले मैं अपना फ्लो बता देता हूँ। एक अपने फ्लो बनाए थे, जिनको नहीं पता, जो नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं पढ़े हैं, उनसे बता देता हूँ। अपने एक इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए एक फ्लो बनाए थे कि कैसे डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो वापस से वो फ्लो बता देता हूँ, और जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं 20-30 सेकंड आगे। देखो, पहले आता है अपना, क्या आता है? रॉ मटेरियल। तो इसका एक अकाउंट बनाते हैं रॉ मटेरियल का। उसके बाद रॉ मटेरियल जाता है डब्ल्यू में, फिर डब्ल्यू से
अपने कहाँ जाता है, फिनिश गुड, फिनिश गुड से ये जाता है सेल के लिए। उसके बाद अपने को कॉस्टिंग पेनल में काम आता है, ठीक है। यानी एक 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 एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपन, जैसे कि रॉ मटेरियल डब्ल्यू में प्रोसीड किया, रॉ मटेरियल डब्ल्यू में प्रोसीड किया तो डब्ल्यू अकाउंट डेबिट कर देते थे और रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट कर देते थे, ठीक है। अभी कहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे को पता नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अपने पास बहुत सारे ओवरहेड्स रहते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ओवरहेड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। ऐसे 3 तरह के अपने पास ओवरहेड रहते हैं जो अपने रिस्पेक्टिव स्टेजेस में ही वो चार्ज होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ओवरहेड सिर्फ डब्ल्यू में ही चार्ज हो सकता है, ना कि वो फिनिश गुड में चार्ज होगा, ठीक है। अगर चार्ज प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा है तो डब्ल्यू में ही चार्ज होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। उसके बाद अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के पास एक अलग सा पावर रहता है, ये फिनिश गुड में भी जा सकता है और से अपने कॉस्ट ऑफ सेल में भी जा सकता है, मगर कॉस्ट ऑफ सेल के लिए वो लिखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इतना कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करना है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये भाई बस सेल में ही जा सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल में ही जा सकता है और कहीं भी नहीं जा सकता। बस यही अपना फ्लो था। उसके बाद अपने देखते हैं सवाल को, इलस्ट्रेशंस को। देखो इलस्ट्रेशन में क्या क्या दिया आपने, वो द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड ABC मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर 31 मार्च, जो भी दिया हो। उसके बाद अपने को बहुत सारे कंटेंट्स दिए, जैसे कि सेल्स, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिनिश गुड 1230। उसके बाद डब्ल्यू में मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, दे दिया। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। और कॉस्ट शीट बनाने के लिए अपने को क्या दिया है, इन द कॉस्ट रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड इज चार्ज एट द 100% ऑफ वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड चार्ज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड चार्ज 10 रुपये पर यूनिट सोल्ड। तो अपने को क्या करना है, इधर बता दिया है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट रिकॉर्ड विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो अपने को दोनों को रिकंसाइल करना पड़ेगा पहले, मगर बनाना पड़ेगा दोनों को। यानी अपने को पहले ही इलस्ट्रेशन में वो जो थर्ड कैटेगरी का सवाल था ना, कहाँ गया, ये वाला सवाल अपने को दे दिया है, ठीक है। तो अपने चलते हैं। देखो मैं दो के अभी के लिए एक टिप समझ लो कि ऐसे 3 तरह के अगर अपने को बनाना है, थर्ड टाइप के क्वेश्चंस अगर दिए हैं तो अपने को पहले पीएनएल बनाना है। ध्यान रखना, पहले पीएनएल बनाएंगे, उसके बाद कॉस्ट शीट बनाएंगे, उसके बाद रिकंसाइल करेंगे दोनों को। क्यों पीएनएल बनाएंगे, क्योंकि ना अपने को बिट्ठा ऐसे देख के ही लिखना रहता है पीएनएल में। पीएनएल बनाना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है कंपेयर टू अपना ये कॉस्ट शीट बनाने में। और रिकंसाइल तो पूरा इजी बिजी रहता है, दोनों को देख के रिकंसाइल करना रहता है। रिकंसाइल कैसे करना रहता है, क्या प्लस करना है क्या ऐड करना है, रिकंसाइल जब करेंगे तब मैं आपको वापस से कॉन्सेप्ट की ओर ले जाऊंगा और समझा दूंगा। तो अभी सवाल की तरफ चलते हैं, पहले पीएनएल बनाते हैं। पीएनएल में देखो अपने को मटेरियल दे दिया था 10 लाख का, वेजेस दे दिया था, ये सब दे दिया था, सब बैठा दे दिया था। तो अपने सीधा छाप लिए इन तीनों को, इन सबको। उसके बाद सेल 20,000 यूनिट का 25 लाख रुपए दे दिए थे, और क्लोजिंग स्टॉक को फिनिश गुड और डब्ल्यू में अपने अलग अलग करके दिया था 1.5 लाख और 70,000 करके, ठीक है। इसमें कुछ दो रहा नहीं, बस देख के छापना था पीएनएल में, यानी ये 1-1.5 मिनट लाइन खींचने के साथ लग जाएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट अपने को पता चल गया 1,10,000 है, ठीक है। तो पीएनएल बनाना इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड था नहीं। कॉस्ट शीट में थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कॉस्ट शीट बनाने के लिए अपने पास ये दिया है इन द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। तो अपने को क्या क्या दिया है, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवर यानी ओवरहेड ही दिया है अपने को, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और कुछ नहीं दिया। तो और अगर कुछ नहीं दिया है तो अपने एज्यूम करेंगे कि जो पीएनएल में है वही कॉस्ट शीट में है, ठीक है। जैसे कि मटेरियल और वेजेस सेम है पीएनएल के लिए। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट अपना 15 लाख का बन गया। उसके बाद अपने को फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस दिया था, पता है ना, फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस। अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वो 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10 रुपये पर यूनिट। ये 3 दिए अपने को कॉस्ट शीट बनाने के लिए। तो अपने फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस, 100% ऑफ वेजेस मतलब वेजेस कितना है 5 लाख, तो 5 लाख बैठा इधर आ जाएगा।
तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट अपने को मिल गया। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना था? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट था 20 लाख। तो अभी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया? 20 लैक्स। उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से देखो, कॉस्ट शीट अपने एक कॉस्ट शीट चैप्टर है, अगर जो कॉस्ट शीट नहीं पढ़ा है वो पहले वो शीट को लगभग तो सब पढ़ ही लेते हैं, उस सीट को एक बार गो थ्रू कर लेना कि किसके बाद क्या आता है, प्राइम कॉस्ट कैसे आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कहता है कैसे आता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है, ये सब एक हायरार्की रहता है उसमें, उस समझ ले तो थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 मिनट लगेगा वो पूरा सीट को याद करने में, देख लेना एक बार बस, क्योंकि ना याद नहीं करना रहता उसमें, बस देखना रहता है। तो बढ़ते हैं आगे। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में अपने 20 लैक्स आ गया। उसके बाद अपने को ओपनिंग डब्ल्यू प्लस करना रहता है, ऐड करना रहता है, और क्लोजिंग डब्ल्यू को माइनस करना रहता है। तो ओपनिंग डब्ल्यू तो इसमें है नहीं, क्लोजिंग डब्ल्यू अपने को 70,000 दे दिया था, तो ये माइनस कर देंगे। उसके बाद अपने को मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 19,30,000। उसके बाद अपने को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना था? 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इसमें कितना है? 19,30,000, तो इसका 10% ही होगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद अपने को इधर देखो, इधर लिखा नहीं है मगर इधर लिखना है अपने को, क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पता नहीं इसमें क्यों नहीं लिखा है। तो 21,23,000 अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के साथ बहुत सारे और 3-4 एलिमेंट रहते हैं, कॉस्ट शीट आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक अपने वैल्यू करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू करते हैं? देखो, ये अपना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कितने यूनिट्स के लिए बना, कितने यूनिट्स में अपने को 21,23,000 पड़ा? एक 20,000 जो अपने सेल किए, और जो 1230 यूनिट्स जो अपने क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, फिनिश गुड एज अ फिनिश गुड। ठीक है, यानी टोटल मिला के 21,230 यूनिट्स के लिए अपने को 21,23,000 पड़ा है। समझ में आ गया? तो 1230 यूनिट के लिए कितना पड़ेगा, ये अपना कैलकुलेशन होगा। इसके रिगार्डिंग अपने को 1,23,000 मिलेगा। यानी इतने यूनिट्स के लिए अगर 21,23,000 खर्चा हुआ है तो 1230 यूनिट के लिए कितना होगा? तो 1,23,000 अपने इसमें करेंगे। और पीएनएल में अपने क्लोजिंग स्टॉक बैठा लिख लिए थे 1,50,000, याद है? तो अब ये चलते आगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 20,000 यूनिट्स हुए हैं, तो कितना हो जाएगा? तो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपने को 20 लाख जितना मिल गया है। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10 रुपये पर यूनिट। कितना यूनिट गया था? 20,000 यूनिट, तो 2 लाख रुपये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का लग गया। तो कॉस्ट ऑफ सेल अपने को 22 लाख जितना पड़ गया, और सेल तो दे दिया था 25 लाख, तो अपने को प्रॉफिट मिल गया। तो अपने को पीएनएल में भी प्रॉफिट मिल गया और कॉस्ट शीट में भी प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, देखो पीएनएल में कितना था? 1,10,000, और कॉस्ट शीट में 3 लाख। तो अपने को इसमें रिकंसाइल करना है। अभी रिकंसाइल से पहले अपने एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रिकंसाइल कैसे करना है। देखो, रिकंसाइल वाइट कलर ले लेते हैं। रिकंसाइल जो है, जो भी हो स्पेलिंग, रिकंसाइल में अपने को क्या करना रहता है? पहले अपने पास दो चीज़ रहते हैं, पीएनएल और कॉस्ट शीट, समझ रहे हो? तो इन दोनों में अपने को एक चीज़ पहले चूज करना है, अपने किसके रिगार्डिंग चलेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। जो भी पहले किया होगा वो वापस से वो रिवाइज कर रहे होंगे कि अपने को पहले चूज़ करना है एच पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स या फिर एच पर पीएनएल। तो अपने ज़्यादातर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि ना वो थोड़ा इजी रहता है। तो अपने एच पर पहले कॉस्ट रिकॉर्ड लिखेंगे। मान लो तुम पीएनएल में भी लिखोगे कुछ दिक्कत नहीं आएगा, मगर जो भी करना अपनी एक हायरार्की बना लेना कि मैं हमेशा इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा, तो गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ये बस मिस्टेक कैलकुलेशन की वजह से मैं बताया, पहले कॉस्ट रिकॉर्ड से मैं हमेशा करता हूँ। और दूसरा, अपने मान लो कि इधर 3 लाख लिखें, 3 लाख कॉस्ट रिकॉर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट हुआ अपने को, तो अपने इधर बॉक्स बना लेंगे, इधर पर्टिकुलर्स, इधर एड, इधर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो अभी जितने भी एलिमेंट आते रहेंगे जिसमें चेंजेस है, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड मान लो कि पीएनएल में 2 लाख दिया है और अपने कॉस्ट शीट में 2.5 लाख दिया है। ठीक है, अपने को विजन तैयार करना है। हाँ, तुम हाथ ऊपर नीचे करके जो समझना है समझ सकते हो, एग्जामिनर आपको कुछ नहीं बोलेगा, सुपरवाइजर आपको कुछ नहीं बोलेगा।
आप जैसे वर्किंग करना है करो। अगर आपको हाथ ऊपर नीचे, क्योंकि ना अपने को बचपन से फाउंडेशन से यही सीखा है कि अपने जब भी रिकंसाइल करते हैं, चाहे बैंक स्टेटमेंट हो चाहे ये हो अपना ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, अपने को अगर हाथ ऊपर नीचे करके अपने को आंसर आ रहा है, हाँ थोड़ी बहुत गलती हो रही है अपने के वजह से, अपनी वजह से ही, तो अपने उस मेथड में जाएंगे, उस मेथड में कुछ गलती नहीं है। तो कुल मिला के हाथ ऊपर नीचे करो, कुछ भी करो, आंसर आना चाहिए। कोई भी मेथड गलत नहीं है, तुम्हारा बस आंसर आना चाहिए। और जो आप लिख रहे हो, एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, वो ठीक होना चाहिए। आपको फुल मार्क्स वो देगा ही एग्जामिनर, कॉस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। तो भी आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे कॉस्ट इसमें फैक्ट्री ओवरहेड का 2 लाख था और कॉस्ट शीट में 2.5 लाख था। तो इसमें क्या हुआ, कॉस्ट शीट में ज़्यादा अपने खर्चा दिखा दिया, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया इसलिए अपना प्रॉफिट कम हो गया। सीधी सी बात है, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया इसलिए प्रॉफिट कम हो गया। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में तो अपने को कितना दिया है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 3 लाख दे दिए। उसके बाद अपने देखते हैं, अभी इसका एक हायरार्की रहता है कि कैसे करना है। देखो कॉस्ट अकाउंट में गए, कॉस्ट अकाउंट पहले किया, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स पहले कॉस्ट शीट में दिख रहे हैं इनको रिकन्साइल कर देने का। जैसे कि अपने को मटेरियल दिखा, मटेरियल इधर 10 लाख और 5 लाख है वेजेस, और इधर भी मटेरियल एंड वेजेस 10 लाख और 5 लाख। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 5 लाख। तो फैक्ट्री ओवरहेड इसमें 4.5 लाख है, इधर एक स्टार मार्क कर देंगे, रिकन्साइल करना पड़ेगा इसको। उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 20 लाख जितना आया। उसके बाद क्लोजिंग WIP, अपने को ये हेडिंग को वो नहीं करना है ना, हेडिंग जितने भी है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, फैक्ट्री कॉस्ट हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, COGS हुआ, इन सबको रिकन्साइल नहीं करना है, और बाकी का जो भी एलिमेंट्स है सबको रिकन्साइल करना है। जैसे कि क्लोजिंग WIP में अपने को इधर 70,000 दिया है, तो ऊपर जाके देख लेंगे क्लोजिंग WIP 70,000। उसके बाद अपने को एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, 193, और ऊपर वाले में कितना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 260, तो इधर भी स्टार मार्क। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड के कितने, 123, तो इसमें कितना है 150, तो इधर भी एक स्टार मार्क लगा देंगे छोटा सा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 लाख है, और इसमें 180, तो इसमें भी, और ये दोनों तो है ही नहीं। अपना खत्म हो गया ना अभी कॉस्ट शीट। देखो कॉस्ट शीट कहाँ गया, ये रहा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सब खत्म हो गया। सेल जो है 25 लाख अपने PNL में भी है। देखो अभी ये दोनों अपने कॉस्ट शीट में है ही नहीं, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पहले अपना हायरार्की समझ लो। पहले कॉस्ट शीट को पहले निपटा लो, कॉस्ट शीट निपट गया, जैसे कि सेल तक निपट गया पूरा कॉस्ट शीट। उसके बाद अपने को PNL में आना है कि कौन कौन से बाकी है अभी, जैसे कि गुडविल, रिटर्न ऑफ एंड इंटरेस्ट लोन, ये दोनों बाकी है, तो इन दोनों को स्टार मार्क कर दो। तो अपने को रिकन्साइल कितना करना है अभी वो पता चल गया। जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड में इसमें 4.5 लाख दिया है, और इसमें कॉस्ट शीट में कितना दिया है, कॉस्ट शीट में दिया है फैक्ट्री ओवरहेड जो है 5 लाख, यानी 50,000 कॉस्ट शीट में ज़्यादा दिया है खर्चा। खर्चा कॉस्ट शीट में 50,000 ज़्यादा दिया है, जिसके वजह से कॉस्ट शीट में प्रॉफिट कम आ रहा है, तो इधर 50,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी ये पता नहीं ऐड और लेस इन लोग साथ में किए हैं, हमने बना ले क्या, एक बना लेते हैं चलो। देखो पर्टिकुलर्स, एक एक छोटा सा मेथड है ना, ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने को। पर्टिकुलर्स, इधर ऐड, इधर सब्सट्रैक्ट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड जितना याद है मैं लिख लेता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक, और अपना गुडविल, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसा करके कुछ था, और आगे कुछ होगा तो लिख देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड 50,000 अपना कॉस्ट शीट में ज़्यादा लगा था, और इधर लिख देते हैं एच पर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट शीट। राइटिंग मेरी तो है बहुत अच्छी, नज़र मत लगाना। और 3 लाख कॉस्ट शीट, इतना प्रॉफिट है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में 50,000 अपने खर्चा ज़्यादा दिखा है, तो 50,000 शांति से ऐड कर लेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में देख लेते हैं इसमें कितना है, स्टार मार्क लगाए, उसका कुछ काम तो पड़े। 2,60,000 अपना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, 1,93,000। तो 2,60,000 और 1,93,000 अपने कॉस्ट शीट में है। 1,93,000 नहीं, इसे 2,60,000 PNL में,
और 1,93,000 कॉस्ट शीट में। तो कितना हुआ 67,000 अपना कॉस्ट शीट में कम दिखा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो 67,000 के वजह से अपना प्रॉफिट बढ़ा हुआ लग रहा है, कॉस्ट शीट में खर्चा कम दिखा है इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया। तो 67,000 को माइनस कर देंगे, कम तो करना पड़ेगा ना, प्रॉफिट अगर बढ़ गया। देखो अगर अभी भी आपको प्लस माइनस में है तो मैं लास्ट में वापस से रिवाइज करवा दूंगा कि कौन सा ऐड करना है कौन सा सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप समझ लेना, ठीक है। क्योंकि ना इसमें कंफ्यूज होना जायज़ सी बात है, क्योंकि ना किसके रिकॉर्डिंग करना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। अक्सर बंदे थोड़े थोड़े बहुत ऐसे कंफ्यूज हो ही जाते हैं, थोड़े बहुत फंबल हो ही जाते हैं, तो अपने लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि ना ये थोड़ा टॉपिक भी वैसा है। तो अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देख लेते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 1,80,000, और अपने कॉस्ट शीट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 2 लाख। तो ये ले 1,80,000 P&L में और 2 लाख कॉस्ट शीट में, यानी कॉस्ट शीट में अपने खर्चा ज़्यादा बढ़ा दिए 2 लाख का, 2 लाख बोलो 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 खर्चा ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में अपना प्रॉफिट कम हो गया, तो 20,000 ऐड कर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक से पहले ये दोनों लिख दे, गुडविल रिटर्न ऑफ, जो कॉस्ट शीट में खर्चा है ही नहीं, खर्चा नहीं है जिसके चक्कर में प्रॉफिट 2,20,000 से ज़्यादा बढ़ के दिखेगा, जाहिर सी बात है ना। तो इधर लिख देंगे माइनस में, क्योंकि ना ये माइनस होगा अपने प्रॉफिट से, क्योंकि ना ये दिख नहीं रहा है अपने कॉस्ट शीट में। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक में कितना है अपने क्लोजिंग स्टॉक में, इधर है, ये तो मैच हो गया था 70,000। फिनिश गुड का 150 है, और अपने कॉस्ट शीट में कितना है फिनिश गुड का 123, यानी 27,000 का डिफरेंस है। ये है 1.5 लाख P&L में, और इसमें 123 अपने कॉस्ट शीट में। तो 27,000 अपना इनकम कम दिखाया कॉस्ट शीट में, जिसके चक्कर में अपने को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ना प्रॉफिट कम दिख रहा है 27,000 से। क्लोजिंग स्टॉक एक इनकम है, वापस से बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, ऐड और लेस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, देखो इधर कितना है 97,000, जितने भी ये तीनों को ऐड करेंगे ना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 97,000 आएगा, और इन तीनों को करेंगे तो कितना आएगा 287,000। तो अभी 3 लाख से अपने अच्छे से वर्किंग करना, 3 लाख से अपने प्लस करेंगे 97,000 को, माइनस करेंगे 287 को, तो अपने पास आएगा एग्जैक्ट 1,10,000, जो कि P&L का प्रॉफिट है। तो अपना मैच हो गया, और ये भी पता चल गया जो डिफरेंस है ये सर्टिफाइड रीजन्स के वजह से ही है। तो इलस्ट्रेशन 6 अपना कंप्लीट। अभी इलस्ट्रेशन 7 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 7 में क्या दिया है देखो, फॉलोइंग आर द फिगर्स ऑफ एक्सट्रैक्टेड ऑफ द कॉस्ट लेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद अपने को स्टोर्स लेजर, ओके, इसमें बहुत सारे अपने को एलिमेंट्स दे दिए हैं, ओपनिंग, परचेज, ट्रांसफर फ्रॉम WIP, इशू टू WIP, इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सोल्ड एज ए स्पेशल, शॉर्टेज इन द ईयर। देख लेते हैं सब, पहले सवाल देख लेते हैं, कुछ एबनॉर्मल नहीं है ना। ओपनिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट WIP में ओवरचार्ज एंड क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। फिनिश प्रोडक्ट में क्या दिया है, एंटायर आउटपुट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 10% प्रॉफिट ऑन एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम WIP। उसके बाद वेजेस एंड ओवरहेड दे दिया है। उसके बाद एसेट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट रिकंसाइल देम, ठीक है। आपको जितना समझ में आया मेरे को भी उतना समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, यही बात है। तो अपने पहले P&L बनाएंगे, इसमें अगर P&L और कॉस्ट शीट नहीं बना दिया, यानी अपने को बनाना ही पड़ेगा P&L और कॉस्ट शीट, तो अपने पहले P&L बनाएंगे। हाँ, और एक चीज़ आपको बोलना भूल गया मैं, 2 चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, ये रिकंसाइल में ध्यान रखना। पहली चीज़ कि कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, ये पहले लिख लो कहीं पे, या फिर हेडिंग में ही लिख दो पहला वर्किंग बना के। उसके बाद दूसरा अपना क्या था, दूसरा अपना कि पहले P&L से स्टार्ट करेंगे अपन, और इसमें मेरे को लग रहा है ये भी बनाना पड़ेगा नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम, कि यूनिट प्रोड्यूस पहले लिख देना, उसके बाद P&L से अपने स्टार्टिंग करेंगे, जिस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हो उसी अकाउंट में अपने क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे, ठीक है। इन तीनों को साथ में चलते, ये कभी कभार आता है
ये ज़्यादातर आता नहीं है, मगर इन दोनों को ध्यान रखना। तो भी चलते हैं इलस्ट्रेशन 7 के सॉल्यूशन की तरफ। पहले पीएनएल देख लेते हैं। हाँ देखो, बनाया ना, अच्छा खासा बनाया है। नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम, याद रखना, नॉन इंटीग्रेटेड में अपने रिकंसाइल करते थे, इंटीग्रेटेड में नहीं करते थे। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या था एक्स्ट्रा, अपने कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। अगर कोई किया नहीं है इस कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला, वो मेरे प्रीवियस सेशन में देख लो, बहुत इजी पीजी है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। देखो पीएनएल बना लेते हैं पहले। अरे यार, इसमें भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं, क्या करें, अपना पीएनएल बना ले थोड़ा सा, जाने दो, इसमें ही देख लेते हैं। तो पीएनएल में पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। इधर ओपनिंग बैलेंस थोड़ा गलत है, इसको मैंने नोटिस किया था अपने जब किए थे, तो देख लेते हैं पीएनएल में। देखो पीएनएल में अपने को ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, उसके बाद परचेस 80,000 है, और अपने को क्या लगना चाहिए, ये सब तो लिखेंगे नहीं, ये भी नहीं लिखेंगे, इसे टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पीएनएल में क्या क्या आएगा अपना, पीएनएल में ये एक आएगा, सेल किए ना आपने, और ये भी नहीं आएगा, ये सब कॉस्ट सेट में जाएंगे जितने भी है। डब्ल्यू इसको कंसिडर करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट लेबर चार्ज, ये सब तो उसमें ही आएंगे, कॉस्ट शीट में। क्लोजिंग बैलेंस अपने कंसिडर करेंगे। उसके बाद 10% प्रॉफिट अपना सेल हो जाएगा। ये सेल अपने को जितने भी कॉस्टिंग सिस्टम है सब बनाना पड़ेगा, जितने भी अकाउंट है, उसके बाद अपने को सेल मिलेगा। उसके बाद वेजेस, इसको कंसिडर करेंगे, और ओवरहेड एक्सपेंस को भी कंसिडर करेंगे। इतने चीज़ को अपने पीएनएल बनाते वक्त कंसिडर करेंगे। हाँ, मैं बोला था कि बैठा बुरा लिखना पड़ता है पीएनएल में, मगर देख के लिखना है। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ कॉस्टिंग सिस्टम के रिलेटेड दिया है, तो इसमें थोड़ा छांट के लिखना पड़ता है कि पीएनएल में क्या क्या आएगा। जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस तो समय ले ही लेना, अगर ऐसे फिनिश गुड डब्ल्यू रॉ मटेरियल का दिया है ना, तो सबका वो उठा लेने का है, परचेस उठा लेने का है, और ये जो सेल है वो तो लेना ही पड़ेगा, सेल परचेस को, ये ध्यान से। उसके बाद वेजेस, और दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान रखना है पीएनएल बनाते वक्त। देखो वापस चलते हैं पीएनएल बनाते वक्त, देखते हैं क्या होता है। तो अपने इसको भी थोड़ा करते हैं इग्नोर। 15,000 जो है वो अपना ओपनिंग बैलेंस है मटेरियल का, और डब्ल्यू का कितना है, 30,000। उसके बाद वेजेस का कितना है, 35,000, 35,000 दिया था ना लास्ट सेकंड लाइन में। उसके बाद ओवरहेड लास्ट लाइन में 1,25,000। तो अपना ये टोटल कितना हो जाएगा, रुको 1 मिनट रुको, गिनती कर लेता हूँ। 285, इतना हो गया। अभी क्लोजिंग डब्ल्यू 20,000 दे दिया है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल 37,000 दे दिया है। और ये तो अभी अपने जब निकालेंगे जितने भी अकाउंट्स है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में, अपने को ये तब पता चलेगा, अभी ये अपने को पता नहीं है। और इसमें अपने को और एक चीज़ ऐड कर देना है, बाय सेल अकाउंट, सेल एट द रेट कॉस्ट। सेल एट कॉस्ट क्या था ना 5,000 का, ये ऐड कर लेना, ये इसमें दिया नहीं है, 285। ठीक है, ये हो गया। और अपना 3,000 जितना ही नेट लॉस आएगा, पीएनएल बन गया अपना। बस अभी अपने को सेल कितना करना है ये कॉस्टिंग सिस्टम से पता चल जाएगा। कॉस्टिंग सिस्टम में जाएंगे अपन, पूरा कॉस्टिंग सिस्टम को डिकोड करेंगे। देखो पहले ओपनिंग बैलेंस 15,000 लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस 15,000। ओपनिंग क्लोजिंग पहले लिख देने का, नहीं तो गलती हो जाती है। और सोर्स में क्लोजिंग नहीं दिया है, डब्ल्यू में 30,000 ओपनिंग और 20,000 क्लोजिंग। डब्ल्यू अकाउंट में 30,000 ओपनिंग एंड 20,000 क्लोजिंग। रुको 1 मिनट, एक सेटिंग कर लेते हैं ये वाला, तो थोड़ा इजी रहेगा अपने लिए भी। ठीक है, सब बढ़िया, तगड़ा। तो अपने पास अभी क्या आया, ये 3 चीज़ हो गए, इसका 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 कर रहा हूँ। तो अपने 3 चीज़ हो गए, एक ओपनिंग बैलेंस और जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, इन 3 चीज़ का अपना काम तमाम हो गया। अभी जितने भी हायरार्की में सबको एक एक करके डील करते चलते हैं। जैसे कि परचेस अपना 80,000। तो परचेस मतलब क्या बताओ। देखो, तो नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग सिस्टम में अपने को और एक अकाउंट रहता है CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अपना परचेस मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से ये रॉ मटेरियल में गया, तो
रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू अपना CLC, कंट्रोल लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्टिंग लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो अपने क्या करेंगे, परचेस में जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट है, इसमें बना है क्या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट? नहीं बना है, तो कोई बात नहीं। अपने इसमें क्या था, रॉ मटेरियल को डेबिट कर रहे थे और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे। तो रॉ मटेरियल अकाउंट जो कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये रॉ मटेरियल अकाउंट है, लिख देता हूँ मैं। तो रॉ मटेरियल अकाउंट ही लिखता हूँ हमेशा। तो 80,000 अपना परचेस किया, CLC अकाउंट अब बना सकते हो। CLC अकाउंट में 80,000 अपने कर ले क्या, सब कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। CLC अकाउंट बस एक छोटा सा ऐसे बना देते हैं और इधर 80,000 लिख देते हैं परचेस के लिए। अपने हिसाब से नरेशन लिखना, मैं तो रफली कर रहा हूँ सब कुछ फटाफट करने के लिए, तब भी लेट हो रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्या है, हर एक चीज़ की दो दो एंट्री जाएगी दो अकाउंट में, याद रखना। ट्रांसफ़र फ्रॉम WIP, और ये किसके अंडर दिया है, स्टोर के अंडर, यानी WIP से अपने स्टोर में वापस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फ्रॉम लिखा है, WIP से स्टोर में गया वापस, तो WIP से अपने स्टोर में गए तो रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और WIP अकाउंट क्रेडिट। देखो WIP अकाउंट में अपने वापस 40,000 का माल भेज दिया ना, देखो 40,000 का माल था, इशू फ्रॉम WIP 40,000, तो WIP अकाउंट से क्रेडिट हो गया और अपने स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में डेबिट हो गया, ठीक है, WIP के नाम से। उसके बाद अपना क्या हुआ, इशू टू WIP 80,000 मटेरियल, तो WIP में अपने इशू किए, प्रोसीड किए, यानी रॉ मटेरियल से अपने आगे बढ़े WIP की तरफ, तो WIP अकाउंट डेबिट टू अपना रॉ मटेरियल अकाउंट। तो अपने क्या करेंगे, इस वाले 80,000 का अपने करेंगे, अपने जो WIP अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे 80,000 से, और अपने स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट जिससे ये माल गया उसको 80,000 से इशू टू WIP अकाउंट के नाम में क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्रेडिट में बहुत सारे बंदों को थोड़ा लगता है कि क्या है, मगर एक बार करते करते अपने को अंदाज़ा लग जाता है। नहीं तो बहुत सारे बंदे छोड़ देते हैं ये डेबिट क्रेडिट कॉस्टिंग सिस्टम में सब, इसलिए मैंने पहले करवा दिया था। अभी आगे बढ़ते हैं, ये बहुत टाइम ले रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग तो है। उसके बाद क्या है अपना, इशू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में इतना इशू हुआ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, यानी एक ओवरहेड है, सीधी सी बात पता चल रहा है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल दे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में 10,000 एज अ स्टोर रॉ मटेरियल अकाउंट से गया है, ये देख लेते हैं देखो, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में 10,000 रुपये ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को, जो कि प्रोडक्शन ओवरहेड है। ये क्या नाम बहुत बार चेंज करते हैं ना आधे स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए अपने को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये कौन सा अकाउंट है, ये क्यों आया इधर। मैं तो अभी स्टोर लेजर पढ़ा था, रॉ मटेरियल पढ़ा था, अभी इसमें अलग आ गया। बस इसी के लिए अपने एक चीज़ के साथ स्टिक रहेंगे, ये ध्यान रखना अपने एक जब भी अपने प्रैक्टिस करेंगे तब। सर अपना इशू हो रहा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में 10,000 क्रेडिट कर देंगे और ओवरहेड अकाउंट में डेबिट कर देंगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम पे। क्यों करेंगे बताओ, क्यों करेंगे डेबिट क्रेडिट? क्योंकि ना रॉ मटेरियल से ये जा रहा है, रुको, रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्शन ओवरहेड में जा रहा है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट टू रॉ मटेरियल अकाउंट। समझ आ गया कि रॉ मटेरियल अकाउंट में क्यों क्रेडिट हो रहा है और अपने ओवरहेड अकाउंट में क्यों डेबिट हो रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, ये डेबिट क्रेडिट में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है यार अपना। सोल्ड एज ए स्पेशल केस एट कॉस्ट, 5,000 जो है एज ए कॉस्ट जा रहा है अपना। तो इसका कुछ अलग से अपने को वर्किंग नहीं करनी है, ये बस अपने को ट्विस्ट डालने के लिए दे दिया है, तो अपने को इसमें कुछ अलग नहीं करना है। ये इसका मतलब एक सेल की तरह ही ट्रीट कर लो ना, यानी सेल बैंक अकाउंट में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल अकाउंट, सीधा हो गया। तो इसमें बैंक अकाउंट नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसलिए बैंक अकाउंट तो नहीं आएगा, CLC आएगा। CLC से और रॉ मटेरियल से अपने क्रेडिट कर देंगे, तो रॉ मटेरियल अकाउंट में पहले 10,000 जो है 5,000 जो है इसको क्रेडिट कर दिया, और अपने जाते हैं जो CLC में, इसमें डेबिट कर देते हैं 5,000। ये रॉ मटेरियल सेल हुआ एट कॉस्ट, चलेगा यार, कैसे भी बनाओ समझ में आ जाना चाहिए बस। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अपना लास्ट शॉर्टेज इन द ईयर 3,000।
तो ये अपना जितने भी रॉ मटेरियल है 3000 से शॉर्टेज पड़ा, तो ये अपने दो चीज़ मानेंगे। देखो ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, अपने को समझना है। इसको पहले नॉर्मल मानो, नॉर्मल या एबनॉर्मल मानो, नॉर्मल मानो, ठीक है। अगर नॉर्मल मानोगे तो ये सीधा ओवरहेड अकाउंट में चला जाएगा। अगर एबनॉर्मल मानोगे तो ये कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा मेरे भाई। ये तो पता ही है, नॉर्मल ओवरहेड में जाते हैं, एबनॉर्मल कॉस्टिंग पीएनएल में जाते हैं। ये तो अपने बचपन में पढ़ा करते थे, तब भी एक बार बता दिया आपको सेफ एंड साइड। तो इसमें एबनॉर्मल तो बताया नहीं है, तो अपने नॉर्मल मानेंगे, एक छोटा सा फुटनोट भी दे देंगे। तो इसमें भी देखते हैं, देखो 3000 ओवरहेड्स के नाम पे और 3000 जो है स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट से चला गया। डब्ल्यू में अभी क्या दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसका हो चुका है। अभी बस दो ही कंटेंट्स के अपने को एंट्री डालना है, एक डायरेक्ट लेबर चार्ज और एक ओवरहेड कॉस्ट चार्ज। ये डब्ल्यू में चार्ज हुए हैं, डब्ल्यू में ये दोनों चार्ज हुए हैं। एक वेजेस का, तो वेजेस अकाउंट एक बना देते हैं। एक ओवरहेड वाला चार्ज हो गया इसमें और वेजेस भी चार्ज हो गया इसमें, तो डब्ल्यू अकाउंट डेबिट होगा दोनों केस में। तो हमारा क्रेडिट होगा प्रोडक्शन ओवरहेड और वेजेस अकाउंट। तो भी देख लेते हैं, देखो वेजेस कंट्रोल अकाउंट में अपना क्रेडिट हुआ 30,000 का, और ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में 1,20,000 क्रेडिट हो गया डब्ल्यू के नाम से। और डब्ल्यू अकाउंट में यही दोनों डेबिट हो जाएंगे, डब्ल्यू अकाउंट 30,000 एंड 120। ठीक है, अपना डब्ल्यू भी ख़त्म। अभी देखते हैं वेजेस ऑफ पीरियड 35,000 एंड ओवरहेड एक्सपेंस 125 इतना हुआ। तो अभी इधर कन्फ्यूज़न वाले आते हैं कि अभी तो वेजेस दिया था यार डायरेक्ट लेबर में और ओवरहेड का वापिस ये दिया, यही हुआ। इसका मतलब ये है इतना अपना असली में चार्ज हुआ, इतने अकाउंट में नहीं, इतना अपना खर्चा हुआ रियल में, एक्चुअल में, और हम लोग इतना चार्ज किए उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। जैसे कि 1,20,000 आपने चार्ज किए प्रोडक्शन ओवरहेड से डब्ल्यू में, 400 कितना भी कर सकते हैं ना, और वेजेस से अपने 30,000, मगर एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ 1,25,000 और वेजेस में 35,000। बस यही है, यही समझना है अपने को। तो 35,000 जो है, देखो अपने को अभी मैं बोल देता हूँ 35,000 अपना, तो 35,000 अपना इतना खर्चा हुआ, तो 35,000 वेजेस अकाउंट में जाने से पहले अपने CLC अकाउंट से ये जाएगा। CLC अकाउंट मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से ये वेजेस में जाएगा, और प्रोडक्शन ओवरहेड भी इसी में जाएगा। अभी लिख दूंगा तो पूरा कट जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड में भी ये जाएगा, ऐसे ही। कौन कौन सा हुआ अपना, वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड। ये हुआ 1,25,000 और ये हुआ 35,000, जो कि इधर जाके डेबिट में चले जाएंगे। पहला वाला ये 35,000 डेबिट वेजेस कंट्रोल अकाउंट में, और ओवरहेड में 1,25,000 हो गया अपना ये। अभी अपने जितने भी है सब अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। सब तो कंटेंट्स हो गया, इसका तो लास्ट में होगा जो भी। देखो अभी सब एक एक करके क्लोज करते हैं। तो अपना ये ओपनिंग बैलेंस दिया था, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 37,000। वेजेस कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस अपने को नहीं दिया था, तो जितना भी अपना डिफरेंस आया सब उसको ओवरहेड में अंडर या ओवर रिकवरी करके डाल देंगे। 5,000 जितना ये अपना बैलेंसिंग फिगर बचा, 5,000 जितना वेजेस कंट्रोल अकाउंट से ओवरहेड मान लेंगे अपने। ठीक है, तो अपना अभी क्या हुआ, इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना है 23,000 का। ठीक है, अभी आगे चलते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट में, इसको भी क्लोज करते हैं क्योंकि ना यही अपना मेन है। WIP अकाउंट में अपने को दे दिया था क्लोजिंग, तो अगर अपने इसको बैलेंस करेंगे तो अपने को सीधा मिल जाएगा ये 2 लाख रुपये फिनिश गुड, जो कि एक इंस्ट्रक्शन के चलते 10% के प्रॉफिट
लेके अपने सेल कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपए ये पता चल गया अपने को, और इसका सेल से अपने को सेल्स पता चल गया 10% प्रॉफिट लगा के 2,20,000। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अपने को, तो इसमें बताया नहीं था कि 2 लाख किस पे लगाना है, 10% किस पे लगाना है, कॉस्ट पे लगाना है कि सेल में लगाना है। तो अपने कॉस्ट में लगाएंगे, और एक छोटा सा फुटनोट दे देंगे कि अपने कॉस्ट में लगाएं एट अ कॉस्ट। ठीक है। तो ऐसे ही 2-3 फुटनोट हर सवाल में निकल ही जाते हैं, और थोड़ा अपने प्रैक्टिस करते हैं तो पता भी चल जाता है। और फुटनोट देते हैं ना तो एग्जामिनर को थोड़ा लगता भी है बंदा पढ़ा है करके। तो अपने को ये पता चल गया क्या घूम रहा हूँ मैं बतख के जैसा, कहाँ है भाई ये रहा। 2,20,000 अपने को पता चलेगा, और अपना पीएनएल रेडी। पीएनएल पहले थोड़ा बना लिए थे, और ये देखो इन इन सब के चक्कर में मत पड़ना, मैंने ये बताया ना ये कितना आया 2,85,000, और ये 5,000 ऐड कर दिया। तो पीएनएल आपको ऐसे बनाना है, नहीं तो ये 90,000 कहाँ से आया, आप पूरा पागल हो जाओगे। मैं भी पागल हो गया था अपने टाइम पे। तो अभी कॉस्ट शीट का जो भी बनाते हैं, ये एक पेज का कर लें वापस। कॉस्ट शीट बहुत टाइम टेकिंग हो गया यार तुम लोगों का। देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 80,000 परचेस किए थे माइनस 40,000, तो डायरेक्ट मटेरियल कितना हो गया 40,000। 80,000 परचेस हुआ और 40,000 उसमें रिटर्न हुआ, सीधी सी बात है। और अपने पीएनएल में कितना हुआ था, इधर तो अपने एक चीज़ लिखा ही नहीं, 80,000 का हमने परचेस भी किया था। ठीक है। तो 80,000 का परचेस और माइनस 40,000 का रिटर्न। तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल में कुछ चेंजेस नहीं है। और डायरेक्ट वेजेस 30,000, इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। प्राइम कॉस्ट अपने को पता चल गया। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना था, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना चार्ज हुआ था, देखो प्रोडक्शन ओवरहेड 1,20,000 चार्ज हुआ था। अपने को फैक्ट्री वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 1,90,000 पता चल गया। अभी इसमें अपने को ओपनिंग डब्ल्यू और क्लोजिंग डब्ल्यू ऐड और माइनस करना है। तो 2 लाख अपना सी बन गया। अभी सी में 10% का प्रॉफिट लगाना है अपने को, जो कि बना 2,20,000 का। अब इतने चीज़ों को ही अपने को रिकनसाइल करना है। देखो रिकनसाइल चीज़ में कुछ नहीं है, इतना ही। तो देखो अपना ओवरहेड्स में क्या है, ओवरहेड्स का तो अपना पूरा अकाउंट ही बना है, तो इसको अभी इसमें से नहीं देखेंगे, पूरा अकाउंट्स में से देखेंगे। उसके बाद अपने को ओपनिंग डब्ल्यू 30,000 और क्लोजिंग डब्ल्यू 20,000, ये भी उतना ही है, 30,000 एंड 20,000। ठीक है। तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट 20,000 का प्रॉफिट इसमें भी हुआ है, और 2 लाख से 20,000 का 10% के हिसाब से दोनों में हुआ है, तो इसमें भी कुछ है नहीं, बचा बस ये वाला। तो ओवरहेड अकाउंट में अपने सब जितने भी कंटेंट्स दिए थे सब लेने के बाद 23,000 का डिफरेंस आया। 23, जिसमें ओपनिंग नहीं था इसमें, और क्लोजिंग ये रहा 23,000 का। तो इतना ही डिफरेंस अपने रिकनसाइल स्टेटमेंट में जाएगा। देखो एच पर पीएनएल ले लिया, 3,000 रुपये नेट लॉस और 23,000 रुपये का डिफरेंस। तो अपने को नेट प्रॉफिट एच पर कॉस्ट अकाउंट 20,000 मिल जाएगा, जो कि 20,000 ही है। तो इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 8 में क्या दिया है। The following figures have been extracted from the financial account of a manufacturing firm of first year of its operation. तो अपने को डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग, वेडर्स, प्रिलिमिनरी लीगल चार्जेस, डिविडेंड रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी सब दे दिया। उसके बाद अपने को द कॉस्ट अकाउंट के लिए जितने भी एलिमेंट है बता दिया। फॉर द सेम पीरियड रिवल दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 56 लाख, देखो इसमें रॉ मटेरियल का अलग से दे दिया। फैक्ट्री ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज रिकवर्ड 6 रुपये पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी 8 रुपये पर यूनिट ऑन गुड्स सोल्ड। तो अपने को वापस से 3 चीज़ बनाने पड़ेंगे यार, कोई बात नहीं। देख के जितने भी कंटेंट है डायरेक्ट मटेरियल जो भी टेबल में दिया है, 56 लाख वाला नहीं है, 56 लाख तो कॉस्ट शीट के लिए। तो 50 लाख डायरेक्ट वेजेस, 30 लाख फैक्ट्री, ये पूरा छाप के इधर ही लिख देना है। बेड डेप्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब दिया है अपने को। लीगल चार्जेस देखो बता देता हूँ, 3, 6, 7, 8,
8 के बाद इंटरेस्ट, ये तो इनकम है, तो ये सब भी इधर दिया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने एलिमेंट्स इसमें भी है। और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट अपने को ट्रेडिंग पीएनएल अलग अलग करके लिया है। आप अगर पीएनएल एक साथ बना दोगे जो दोनों को जोड़ के तो भी चलेगा। उसके बाद अपने को सेल पता ही है, 1,20,000 का 12 करोड़ है क्या, 1,20,00,000 है, 1,20,000 यूनिट्स का 1,20,00,000 रुपीस में। और क्लोजिंग स्टॉक 2,40,000 और 4,000 यूनिट के 3,20,000, ये भी अपने को दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 2,40,000, तो सब बैठा बिठाया था। और डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव भी अपने को दे दिया। ये पीएनएल में सब देख देख के कंटेंट्स जो टेबल में दिए है वही लिखना है। तो पीएनएल अपना रेडी हो गया। उसके बाद अपने कॉस्ट शीट रेडी करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल के लिए अलग से अपने को 56 लाख दिया था, तो इसमें पहले से एक स्टार लगा लेते हैं कि इसको रिकनसाइल करना पड़ेगा। इसमें डायरेक्ट वेजेस में कुछ नहीं दिया था, इसलिए वही मानेंगे जो पीएनएल में लिखे थे। फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ किसका, प्राइम कॉस्ट का, तो इतना आएगा उसका 17,20,000। तो इधर जीएफसी कितना हो जाएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 1,03,20,000। उसके बाद ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड कर देंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर देंगे। और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इसमें दिया नहीं है, इसलिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस करके अपना जो भी है अपना यही फैक्ट्री कॉस्ट है और यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद अपने को फिनिश गुड और कितना दिया है क्लोजिंग में, 4,000 यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स ही दिया है ना, 4,000 यूनिट्स, ये रहा 4,000 यूनिट्स। तो अपने क्या कॉस्ट शीट बनाते वक्त थोड़ा वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग का जो फिनिश गुड है ना उसका थोड़ा वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंडर रह के। तो 1,24,000 अपना टोटल प्रोडक्शन है, 1,20,000 सेल किए, ओपनिंग स्टॉक कुछ था नहीं, और अपना ये क्या है 4,000 क्लोजिंग स्टॉक था। ये अपने को सवाल के पहले ही निकालना रहता है। मैंने इंस्ट्रक्शन, पहला वाला इंस्ट्रक्शन था ना 3 इंस्ट्रक्शन में से, पहले अपने को ये निकालना है, उसके बाद पीएनएल पहले बनाने का है, ये ध्यान रखना। और तीसरी बात, जिसका ओपनिंग बैलेंस रहता है उसके क्लोजिंग में जाने दो, अभी कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करूँ मैं। 4,000 यूनिट्स को अपने को वैल्यूएशन करना है, तो ये कैसे पड़ेगा अपने को, तो 1,01,80,000 1,80,000 अपने को 1,24,000 यूनिट्स बनाने में लगता है। तो 4,000 यूनिट्स बनाने में कितना लगेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद अपने पास आएगा 3,25,160। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा, 97,54,840। उसमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि 6 रुपये पर यूनिट था, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि 8 रुपये पर यूनिट था, जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में आ जाएगा ये दोनों। तो 7,20,000 और 9,60,000, ठीक है। तो अपने को कॉस्ट सेल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल 1,14,34,840। और अपने को सेल भी दे दिया है, तो रेवेन्यू तो बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा, ठीक है। सब खत्म। तो अपना जितने भी इलस्ट्रेशन थे, अरे रिकनसाइल तो करना बाकी रह गया, तो रिकनसाइल कर लेते हैं, जो भी है एड और लेस कर लेते हैं। देखो पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना है 50,000, और अपने में 56 लाख, यानी डायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा लग गया, कॉस्ट अपना ज़्यादा लग गया, जिससे प्रॉफिट कम हो गया कॉस्ट शीट में। तो 6 लाख रुपए ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं पहले जैसे बताया था वो ऐसे करके, यानी पर्टिकुलर्स ऐड और सब्सट्रैक्ट माइनस, ऐसे करके भी लिख सकते हो। इसमें ऐड करते जाना आप जो जो एलिमेंट्स हो, और माइनस करते जाना, वैसे भी कर सकते हो। ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ता है और कंपेयर टू दिस, तो अपने हिसाब से देख लेना। तो डायरेक्ट मटेरियल 6 लाख अपने को ऐड करना है। उसके बाद क्या आएगा, ये तो सेम है, वेजेस तो सेम है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड को मैच कर देते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड इसमें कितना था, फैक्ट्री 16 लाख जितना था, और अपने में ये घट के हो गया 17 लाख, बढ़ के हो गया 17,20,000, यानी 1,20,000 अपने और ऐड करेंगे, क्योंकि ना ये ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट इसमें ज़्यादा है कॉस्ट शीट में, इसीलिए इसमें ऐड कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड देख लेते हैं। क्लोजिंग WIP 2,40,000, उसमें भी सेम है, PNL में भी। फिनिश गुड 4,000 यूनिट्स, कितना है इतना इसमें? 3,25,160, और इसमें फिनिश गुड कितना है? 3,20,000। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अपने कॉस्ट शीट में ज़्यादा ले लिया है, 3,25,000। तो रुको देखने दो मुझे कितना है, 3,20,000 और 3,25,000, तो 5,160 अपना माइनस हो जाएगा, क्योंकि ना इनकम इसमें ज़्यादा दिख रहा है। फिनिश गुड क्लोजिंग स्टॉक एक इनकम है जो कॉस्ट शीट में ज़्यादा दिख रहा है, तो 5,160 इसमें माइनस हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में कितना है? 7 लाख, और अपने कॉस्ट शीट में कितना है? 7,20,000, और 20,000 इसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ना कॉस्ट शीट में ज़्यादा दिख रहे हैं। डिविडेंड रिसीव्ड तो अपना कॉस्ट शीट में दिया ही नहीं है, जाने तो पहले कॉस्ट शीट क्लियर करते हैं। उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में अपने को PNL में 9,60,000 दिया है, और कॉस्ट शीट में अपने को पड़ा 9,60,000, तो कुछ आएगा ही नहीं अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, ये तो कुछ आएंगे नहीं। उसके बाद अपने चलते हैं PNL की तरफ, जो जो एलिमेंट है, जैसे कि बेड डेप्ट, ये 3 अपने माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे अपने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, क्योंकि ना ये कॉस्ट शीट में दिख ही नहीं रहे। और कुछ बचा कॉस्ट के साइड में, एक्सपेंस के साइड में कुछ नहीं, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव को। डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव को ऐड कर देंगे फुल अमाउंट में, 1,00,000 और 20,000, और जो 3 खर्चे थे इन सबको माइनस कर देंगे, क्योंकि ना कॉस्ट शीट में ये खर्चे गिने ही नहीं गए, जिसके लिए वो प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है। तो अपने को सब अगर करेंगे ना, तो अपना ये आ जाएगा 12,90,000, जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड PNL में यही आ रहा होगा नेट प्रॉफिट। तो ये भी टैली हो गया, तो अपना जितने भी इलस्ट्रेशन थे सब खत्म हो गए। अभी नेक्स्ट सेशन में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे, मगर उससे पहले वापस से हम लोग समझ लेंगे कि किसको अपने ऐड करते हैं और किसको लेस करते हैं। तो एक नया सा कागज ले लेते हैं और समझा देते हैं किसको ऐड करना है और किसको लेस करना है। देखो, अपने रिकंसाइल करते हैं किसका? PNL और कॉस्ट शीट। ये दोनों कागज जो बना है ना, PNL का कागज और जो कॉस्ट शीट का कागज, इन दोनों का सब्जेक्ट ही अलग है। यानी ये अकाउंट पढ़ाने वाला बंदा था और ये कॉस्टिंग पढ़ाने वाला बंदा था। तो ये अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों बंदे अपने ही नज़र में जो भी आया वो अपने हिसाब से बना दिए। जैसे कि इसमें बेड डेप्ट कंसीडर कर लिया, इंटरेस्ट ऑन लोन कंसीडर कर लिया, गुडविल कंसीडर कर लिया ये बंदे ने, और ये बंदे ने कुछ कंसीडर नहीं किया। ये बंदे ने अलग सा कुछ कंसीडर कर लिया, अंडर एंड ओवर रिकवरी वाला, ये उसको लेके चल रहा है। तो PNL में अपने को ये सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी, मगर कॉस्ट शीट में देखने के लिए नहीं मिलेगी। और कॉस्टिंग में ये जितने भी एलिमेंट्स है सब देखने के लिए मिल जाएगा, मगर PNL में देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इसीलिए इसकी जो प्रॉफिट में अपने को बहुत सारी चीज़ें अलग देखने के लिए मिलती है। यानी इधर 2,80,000 जितना हो सकता है और इधर 3,10,000, 3,50,000 कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अपने को रिकंसाइल करना रहता है, सर्टिफाइड रीजन्स की वजह से है कि नहीं। अभी इसको करना कैसे है ये बात आ जाती है। तो अपने को पहले एक पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं और 2-3 अपने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये सब्सट्रैक्ट, तो हम लोग पहले अपने जब वर्किंग करेंगे तब एक मेथड बना लेंगे कि अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा जाना है, तो अपने गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। समझ गए? तो अब मैं तो ज़्यादातर कॉस्ट यानी एज पर प्रॉफिट या लॉस एट कॉस्ट रिकॉर्ड्स, पॉइंट ऑफ व्यू वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स ऐसे लिख के कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ना मेरी एक आदत बन चुकी है कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलने का। तो आप PNL में भी चल सकते हो, कुछ इशू आएगा नहीं, उसमें भी सब हो ही जाएगा अपना एट द एंड। तो अपने मान लेते हैं इधर 5 लाख का जो प्रॉफिट है, और अपने PNL में हम जब बनाए थे उसमें 3,80,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, तो अपने जब लास्ट में देखेंगे तो 3,80,000 ही आना चाहिए।
सब प्लस माइनस करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें, जितने भी एलिमेंट्स इधर इधर होंगे सबको प्लस माइनस करेंगे तो 3,80,000 ही टैली होना चाहिए। तो ऑन पेपर ऐसे काम होता है। देखो, एक रहता है इनकम, एक रहता है एक्सपेंस। ज़्यादातर एक्सपेंस आएंगे, इनकम बस क्लोजिंग स्टॉक या 2-3 इनकम रहेंगे, डिविडेंड रिसीव और जो जो अभी लास्ट सवाल में आया था वही रहेंगे। एक्सपेंस ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गया। तो अपने को पहले देखना है ये इनकम है कि एक्सपेंस है। उसके बाद देखेंगे कि कॉस्ट रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम लिया कि ज़्यादा लिया, उसके हिसाब से अपने प्लस माइनस करेंगे। तो कॉस्ट रिकॉर्ड के एक एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। पहले दो छोटे छोटे नोटबुक बना लेते हैं। ये है अपना पीएनएल, ये है अपना कॉस्ट रिकॉर्ड, ये अपना कॉस्ट शीट। तो एक फैक्ट्री ओवरहेड करके खर्चा है जो कि पीएनएल में है 2 लाख का और कॉस्ट शीट में है 3 लाख का। तो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंडर चल रहे हैं। तो 1 लाख रुपए जो ज़्यादा खर्चा हो गया कॉस्ट शीट में, जो कि प्रॉफिट, इधर प्रॉफिट इसको हुआ 3,10,000, नहीं 3,80,000 का, और इधर हुआ 5 लाख का इसका प्रॉफिट। इन सब का प्रॉफिट ये हुआ। तो 3 लाख रुपए जो खर्चा है ज़्यादा, 3 लाख रुपए बोल रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 लाख रुपए ज़्यादा जो खर्चा हुआ है कॉस्ट शीट के रिकॉर्डिंग में, कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग, उसको अपने प्लस करेंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि ना 1 लाख रुपए जो खर्चा ज़्यादा लगा है वो अपने प्रॉफिट को घटा रहा है। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्चे लगने, जाहिर सी बात है 1 लाख रुपए खर्चे ज़्यादा लगने की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, तो 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे। उसके बाद एक मान लो क्लोजिंग स्टॉक इसमें है 1,80,000 और इसमें है 5 लाख। ठीक है, इसमें पीएनएल में क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000 हो रहा है और अपने जब वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट शीट में वैल्यूएशन करते हैं ना, तो इसके बदौलत 5 लाख अपने को कॉस्ट शीट में देखने के लिए मिल गया क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक तो एक इनकम है। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का 3,20,000 रुपये, इसको अपने माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे बताओ? क्योंकि ना अपने कॉस्ट शीट में ज़्यादा इन्फ्लेट करके अपने क्लोजिंग स्टॉक को दिखा दिए। सही है, कॉस्टिंग के कॉस्ट शीट के रिकॉर्डिंग सही है वो 5 लाख, मगर पॉइंट ऑफ व्यू यानी जब अपने कंपेयर कर रहे हैं पीएनएल के साथ, तब अपने को 3,20,000 रुपये पीएनएल से ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। तो अपने को स्टेजेस के हिसाब से चलना है कि पहले देख लेना है कि किसके पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जा रहे हैं, कॉस्ट शीट के या फिर और यही हमेशा रखना कंपलसरी कि आप इसी के अंडर ही चलोगे, नहीं तो आप हमेशा एक गलती करने के चांसेस में रहोगे। उसके बाद उस अपने को करना है इनकम है कि एक्सपेंस है, वो ओवरहेड हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक हुआ, वो इनकम है, डिविडेंड हुआ, इनकम है कि एक्सपेंस है वो कंटेंट। उसके बाद वो अपने प्रॉफिट, आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है उसको कैसा अफेक्ट कर रहा है। अगर इनकम है तो कम ज़्यादा कैसे प्रॉफिट अपने को इफेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से अपने ऐड और लेस करते हैं। ठीक है, तो अभी अगले सेशन में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं नॉन इंटीग्रेटेड और कॉस्टिंग सिस्टम में, उसमें भी टाइम लग सकता है क्योंकि ना कॉस्टिंग सिस्टम थोड़ा सॉल्व करवाने में ज़्यादा टाइम लगता है, अकाउंट्स है ना बहुत सारे, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं फटाफट वो भी लेके आने का कोशिश करूँगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, गया मैं। चलो यार, मिलते अगले सेशन में, बाय।